हेलो मेरे प्यारे अचीवर्स, कैसे हो तुम लोग? सब मजे में? चलो धीरे धीरे हम तुम्हारे लिए न्यू न्यू वीडियो बना रहे हैं और तुम लोग देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हो और ये हमें तसल्ली दे रहा है और ये हमें मोटिवेट कर रहा है आगे तुम्हारे लिए न्यू न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग एंड गिविंग सम कमेंट्स इन द पास्ट वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ऐसे मेरे बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, तुम लोग सब जान चुके हो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और मैं तुम्हें केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग तो ऐसे बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे क्लासेस लेना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग का जो शुरुआत में आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी टॉपिक? आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय बॉन्डिंग? अब ऐसे कुछ टाइम पहले तुम लोगों का रक्षाबंधन था। रक्षाबंधन क्या बोलते हैं? दैट इज द बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। क्या बॉन्डिंग है वो तुम लोगों को पता होगा, है ना? तो कैसे बॉन्डिंग होता है, घर में कैसे मारपीट होते हो वो तो अलग बात है, बट फिर भी एक अफेक्शन है, एक जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है ब्रदर सिस्टर के बीच में, एक फैमिली मेम्बर के बीच में। बॉन्डिंग मीन्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that binds atoms, ions, कौन से ions? Oppositely charged ions, molecules together. Oppositely charged ions, molecules together. मॉलिक्यूल के बीच में van der Waals फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में कौन सी बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्डिंग होता है। और एटम के बीच में मेटलिक बॉन्डिंग होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। तो आज के क्लास में हम ओनली आयोनिक बॉन्डिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो, फर्स्ट आयोनिक बॉन्डिंग है क्या, और आयोनिक बॉन्डिंग का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड मीन्स इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द नेम इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद दैट विल अटेंड द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल हैव द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। तो सोडियम उसका वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर कर रहा है, जो कि क्लोरीन के वैलेंस शेल को जा रहा है। तो तभी उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल। ये समझ है? ठीक है। अच्छा, सो नाउ हाउ द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे हमने बताया, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक कैटायन चाहिए और एक आनायन चाहिए। नेचर में सारे एलिमेंट न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, कैटायन आयोनिक फॉर्म में नहीं होते। नेचर में एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो मेटल को हम किस में कन्वर्ट कराएंगे? कैटायन में कन्वर्ट कराएंगे, और नॉन मेटल को आनायन में कन्वर्ट कराएंगे। तो कैटायन और आनायन में कन्वर्ट होने के लिए, मेटल और नॉन मेटल को रिस्पेक्टिवली, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख पा रहे हो स्टेप्स टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। मेटल्स, स्टूडेंट देख पा रहे हो, मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे क्योंकि मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और कैटायन में कन्वर्ट होंगे। कैटायन बन गए। तो कैसे बनेगा वो भी हम फैक्टर्स में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉन मेटल्स हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या बनेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जिसको हम आनायन की बात करते हैं, है ना? सो अब मेटल क्या हुआ? कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और नॉन मेटल आनायन में कन्वर्ट हो गया। तो बोथ द कैटायंस एंड आनायंस अब अपोजिटली चार्ज आयन हो गए, अटेन स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ये जो कैटायन आयन में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आ रहा है, ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन आ रहा है या नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन आ रहा है। तो ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन लेके एक और क्लास जरूर बनाएंगे, ठीक है? तो ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन है क्या, उसका लिमिटेशंस क्या है और उसका मेरिट क्या है, सारी चीज को लेके एक क्लास जरूर बनाएंगे आगे।
तो आगे क्या है, कैटायंस आनायंस आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कैटायन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, कैटायन बना मेटल से बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आनायन बना नॉन मेटल से बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैटायन आयन दोनों अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिए, और फाइनली दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये चीज समझ है। अच्छा, तो ये जो क्लास है, ये आयोनिक बॉन्ड है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, जो कि उनका एक चैप्टर है मेटल नॉन मेटल करके चैप्टर है, उसमें है। और उसमें इतने डिटेल में नहीं है, बट डिटेल में पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा सीखोगे ना, आगे तुम्हें जाके 11th क्लास में हेल्प करेगा। तो 10th क्लास के स्टूडेंट भी ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। इसमें लुईस स्ट्रक्चर, तो हम एक दो मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं सबसे कॉमनली यूज्ड NaCl। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, एक इलेक्ट्रॉन उसका आउटरमोस्ट शेल में है। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 287। सोडियम 281, क्लोरीन 287। तो सोडियम will lose one electron in order to have the octet configuration, and chlorine will gain one electron in order to have the octet configuration. Okay students, तो सोडियम तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, so that will become Na+। क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, that will become Cl-। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होने के बाद फिर क्या बनेगा, Na+ और Cl, की क्लोरीन में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और सोडियम में कोई एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Na+ Cl-, ये हो गया उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सिमिलरली अगर आप बोलोगे एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, बिल्कुल, चलो हम नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 2, और ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 and 6। तो मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख पा रहे हो कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, Mg 2+ और ऑक्सीजन 2-। हमेशा याद रखो, आयोनिक बॉन्ड को कभी भी हम बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आयोनिक बॉन्ड हमेशा ऐसे कैटायन और आनायन के फॉर्म में होता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया। एक तो हमने सोडियम क्लोराइड और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस किए, और चाहो आप और भी कुछ मॉलिक्यूल ले सकते हो। सपोज AlCl3 Na2S, ठीक है, और KF, ये तीनों का आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। तो अब फटाफट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट हमें पता है आयोनिक कंपाउंड जो बनता है दैट इज बिटवीन द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन एंड आनायन। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कैटायन आनायन विल बी क्लोजली हेल्ड विथ ईच अदर। अगर बहुत ज्यादा क्लोजली होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो कौन से फॉर्म में होंगे, क्रिस्टल फॉर्म होंगे और सॉलिड फॉर्म होंगे। तो ये लिखा, आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। द कैटायंस एंड आनायंस इन द क्रिस्टल आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and are arranged in definite pattern known as crystal lattice. This point clear? Okay. तो ये हो गया, मीन्स जितने भी आयोनिक कंपाउंड है ऑल आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे हमने बताया देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन दैट इज कैटायन एंड आनायन। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा हाई होगा। सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। सो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर हाई। This is because the ions in the crystal are held by electrostatic force of attraction, that is strong electrostatic force of attraction.
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझ आया। तो फिजिकल स्टेट क्या है, हमेशा सॉलिड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। तो जनरली हम कोई भी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मीन्स आगे हम डिस्कस करेंगे जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और याद रखो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं दोज आर हाईली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल आप वाटर ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, ये सारे पोलर कंपाउंड्स है या पोलर सॉल्वेंट्स है। तो देखो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन, टोल्यूइन, वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो हाईली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन द, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्यों होते हैं? क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट होता है उनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 80, एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स दैट हैव आर टेकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जो भी कैटायन एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पोलर सॉल्वेंट वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड हाईली सॉल्युबल होते हैं। चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल कंडक्टर या नॉन कंडक्टर। अगर पूछा जाए आयोनिक कंपाउंड से नॉन कंडक्टर, आयोनिक कंपाउंड से नॉन कंडक्टर, तो मुझे आयोनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर कैसे हुआ? अगर आयोनिक कंपाउंड की बात करें वो सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो नॉन कंडक्टर होगा। अगर मोल्टन स्टेट होता है, मोल्टन स्टेट मीन्स जैसे कोर ऑफ द अर्थ में जो भी सब्सटेंस होते हैं मोल्टन स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में, दो आर गुड कंडक्टर। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में देखो कोई भी चीज का कंडक्टिंग के लिए दो चीज चाहिए, एक इधर फ्री आयन होना चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें फ्री ना कोई फ्री आयन होते हैं क्योंकि सबका क्रिस्टल लैटिस फिक्स होता है, ना कोई उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल की तरह। तो ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयन है, तो आयोनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर, आयोनिक कंपाउंड नॉन कंडक्टर। बट इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वियस सॉल्यूशन दीज आर गुड कंडक्टर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करें सो दैट विल बी गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट और या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में दीज आर प्रोड्यूसिंग आयंस, दीज आर प्रोड्यूसिंग फ्री आयंस। वही लिखा हुआ है द आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, बट इन द मोल्टन स्टेट और इन द solution they are good conductor of electricity as they form free ions in the molten state or in aqueous solution। समझे? तो नेक्स्ट अब कैपेसिटर है, प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हो गया आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कोई इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। सिंस द आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ आयन, सो दोज आर गिविंग द आयोनिक रिएक्शंस। नेक्स्ट नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसको ध्यान से समझो। नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है या डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है? मान लो तुम किसी क्लासरूम में बैठे हो जिसमें एक ही डोर है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो क्या करोगे? उसी डोर से जाओगे, मीन्स तुम्हारे लिए एक ही डायरेक्शन है, तो हो गया डायरेक्शनल कैरेक्टर। अगर तुम किसी प्ले ग्राउंड में खड़े हो, ओपन प्ले ग्राउंड में खड़े हो, तुम्हें अगर वहाँ प्ले ग्राउंड से बाहर जाना है तुम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो गया नॉन डायरेक्शनल। अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। सपोज कोई कैटायन A+ ले रहे हैं, आनायन B- ले रहे हैं। आनायन को यहाँ पे रखो या यहाँ पर रखो या यहाँ पर रखो या इस डायरेक्शन में रखो, तो ये देखोगे कि कैटायन आनायन के बीच में अनकंडीशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर अनकंडीशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आनायन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आयोनिक कंपाउंड का नेचर क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल। बट वहीं पे अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। क्यों? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैटायन एंड आनायन, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग होता है आगे वाले क्लास में बताएंगे। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर उसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, फिर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल व्हेयरएज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। तो ये चीज आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल
That means they are not formed in any specific direction. In ionic solid, each cation is surrounded by a group of anion and each anion is surrounded by a group of cation from all directions. ठीक है, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो. नेक्स्ट में क्या है, हाई डेंसिटी. तो ये तो ऑब्वियस है, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होगा, अगर वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होगा तो मास तो है ही, कांस्टेंट है ही, तो डेंसिटी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होगा. So ionic solids have high density compared to other solids. It is due to the strong inter-ionic force of attraction which causes very close packing of ions. This results in lowering of volume of the crystal. Hence density of crystals become high. ठीक है, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है. अब हार्ड एंड ब्रिटिल. तो हार्ड तो है ही, इन क्रिस्टल हार्ड है ही, तो ब्रिटिल क्यों है? और ब्रिटिल का मतलब क्या है? जैसे आप मान लो कोई चौक को ऊपर से गिरा देते हो तो क्या होता है, दैट विल बी टर्न्ड इनटू पीसेस. सो दैट इज व्हाट द ब्रिटिल नेचर. ग्लास को अगर नीचे से ऊपर से नीचे गिराते हो तो क्या होता है, दैट विल बी टर्न्ड इनटू पीसेस. दैट इज नोन एज ब्रिटिल नेचर. तो आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटिल इन नेचर. तो एक क्वेश्चन आता है, आयोनिक कंपाउंड ब्रिटिल नेचर क्यों होगा? तो जैसे आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है मुझे बताओ. सपोज कोई आयोनिक कंपाउंड ए बी की बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ऐसे ही बनता है. तो ए प्लस के नीचे क्या होगा, या उसके सराउंडिंग में क्या होगा, बी माइनस होगा. तो इसमें देखो, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये सब अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है. अगर हम यहाँ पे ऑन इवन फोर्स दे रहे हैं, ऑन इक्वल फोर्स दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये स्लाइड हो जाएगा. ये अगर स्लाइड होगा तो स्लाइड होके मान लो बी माइनस यहाँ पे पहुंच गया, ए प्लस यहाँ पे, बी माइनस यहाँ पे, फिर ए प्लस यहाँ पे. तो क्या होगा, उनके बीच में देखो लाइक चार्जेस एक ही लाइन में आ गए. तो अगर लाइक चार्जेस एक लाइन में आ गए तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा. अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा तो फिर क्या होगा, लेयर्स एक दूसरे से फिर अलग हो जाएंगे. सो दैट इज नोन एज द ब्रिटिल नेचर. तो आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटिल इन नेचर, बट कोवैलेंट कंपाउंड में इस टाइप का कैटायन आयन होता नहीं है. तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट ब्रिटिल इन नेचर. इट्स पर समझ है. तो ये हो गया आयोनिक क्रिस्टल और ब्रिटिल इन नेचर. आप चाहो उसको नोट करके देख सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट विल फेवर द आयोनिक कंपाउंड और दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. तो क्या क्या है, फर्स्ट हो गया लो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ द मेटल. तो जैसे हमें पता है कोई भी मेटल से हम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोनेशन एनर्जी देना होगा. तो आयोनेशन एनर्जी का डेफिनेशन में क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट. बट मेटल सारे कौन सी फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं. तो अगर सॉलिड में मेटल प्रेजेंट है, मेटल सॉलिड, ठीक है, या एम भी लिख सकते हो, एम सॉलिड, दैट विल बी कन्वर्टेड टू एम गैस. तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी देना होगा, एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक है. तो हमें पता है जहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एनर्जी इन्वॉल्व, और जहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो एनर्जी इन्वॉल्व ज्यादा होना चाहिए. सो दैट रिलीज अगर एनर्जी ज्यादा होगा वो फेवरेबल होगा, और एनर्जी अगर कम ऑब्जर्व होगा वो फेवरेबल होगा. ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया. सो लो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ द मेटल, उसके बाद लो आयोनेशन एनर्जी ऑफ द मेटल. तो मेटल गैस में कन्वर्ट होने के बाद देखो, तो मेटल गैस प्लस आयोनेशन एनर्जी, एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो कम होना चाहिए, मीन्स लो सब्लिमेशन एनर्जी, लो आयोनेशन एनर्जी ऑफ द मेटल, दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इजीली. यहाँ तो समझ आया. अच्छा, उसके बाद लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द नॉन मेटल. तो हमें पता है नॉन मेटल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो नॉन मेटल सपोज हम X2 की बात कर रहे हैं, कोई दो नॉन मेटल एटम, तो X2 है, तो पहले हमें क्या करना होगा, उनको एनर्जी देके 2x में कन्वर्ट करना होगा. ये जो एनर्जी हम देते हैं दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो ये भी एंडोथर्मिक है. अगर एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है. तो जहां पे भी, जैसे मैंने बताया कई बार मैं रिपीट कर चुका अभी, जहां पे भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जहां पे भी एनर्जी एंडोथर्मिक होता है वो कम होना चाहिए.
तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द नॉन मेटल। यहाँ तक समझ आए? तो नेक्स्ट है, अब क्या हो गया, कैटायन बन चुके हैं, अभी हमें आनायन बनाना है। आनायन के लिए हमें एलिमेंटल फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में मिल चुका है। अब क्या है कि हमें क्या बनाना है, नॉन मेटल एटम से आनायन बनाना है। सो नॉन मेटल एटम, जैसे मान लो हमने X लिया है, तो X गैस, ये लिखा हुआ है देखो, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू X माइनस गैस। ओके, X गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, X माइनस गैस प्लस एनर्जी, मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। तो आयनोस एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, मीन्स ये डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है, मैंने बताया था। तो डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही इजीली वो फेवर करेगा प्रोसेस को। सो हायर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, मोर द एनर्जी रिलीज, मोर इज द फेवर। तो इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल फेवर्स द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब तो कैटायन भी बन गया, आनायन बन गया, फिर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? कैटायन आयन के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा। ये जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मींस कैटायन अनस्टेबल है, आनायन भी अनस्टेबल है, तो दो अनस्टेबल मिलके जब कैटायन M प्लस आनायन X माइनस अनस्टेबल मिलके MX बना देते हैं, और MX कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो मोर एनर्जी टू लेस एनर्जी में जा रहे हैं, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबिलिटी में जा रहे हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, सो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आनायन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, सो दिस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो ये भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, अगर हाई एनर्जी रिलीज होगा तो फिर प्रोसेस को फेवर करेगा। तो इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड फेवर्स द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, सब्लिमेशन एनर्जी जो कि कम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नॉन मेटल को वो भी कम होना चाहिए, और आयोनेशन एनर्जी ऑफ द मेटल वो भी कम होना चाहिए क्योंकि ये तीनों एंडोथर्मिक थे। बाकी दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए, और लास्ट में क्या था, लैटिस एंथैल्पी। और सबसे याद रखो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो लैटिस एंथैल्पी है। तो लैटिस एंथैल्पी भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, कैटायन आयन मिलने के बाद एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ आए, और इसके बाद भी यही भी खत्म नहीं हुआ, और लैटिस एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको लेके एक और क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में ज़्यादा लंबा करने वाला नहीं था, तो यहीं पे क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ। लैटिस एंथैल्पी को लेके नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। ओके, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लैटिस एंथैल्पी और उसके एप्लीकेशन को लेके, देन कुछ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप मैं जो भी हम लोग, मैं अकेले नहीं, मेरे पास और भी जो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे टीम है, तो हम जो भी वीडियो बना रहे हैं तुम लोगों के ज़रूर काम में आ रहा होगा, और तुम लोग ऐसे ही मतलब मेहनत करो, और तुम्हारी मेहनत को रंग लाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं इस साइड से, और ज़रूर तुम और हम मिल के ज़रूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग वेरी ऑल द बेस्ट and watch this video from the beginning till the end. All the best.